पाक अमरीका ताल्लुकात एक बहुत वसी मौजू है। आज हम तलाश करेंगे इन ताल्लुकात की पेचीदा नौयत क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या है, और जिन पाकिस्तानी मफादात की बात होती है वो मफादात आखिर क्या हैं। 3 ब्लॉक्स में अगर हम डिवाइड करें पाक अमरीका ताल्लुकात को, तो एक ताल्लुकात हमें बताया जाता है कि वो है डिफेंस रिलेटेड रिलेशंस, वो ताल्लुक जो GHQ और पेंटागन का है, और वो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। एक डायमेंशन जाहिर है उसकी डिप्लोमेटिक है, और तीसरी डायमेंशन हमारे ट्रेड रिलेशंस है, इकोनॉमिक असिस्टेंस है, और फिर इनकी हिस्ट्री क्या है, और हिस्ट्री हमें सुपर पावर के एटीट्यूड के बारे में क्या बताती है। हमारे साथ वेरी काइंडली मौजूद हैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सईदा आबदा हुसैन, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटजिक फ़ोर्स को कमांड करते रहे हैं और मंगला के कोर कमांडर के तौर पर भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। और उनके साथ हम सबके उस्ताद डॉक्टर फरहद, फॉर्मर हेड ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहला मैं सवाल करूंगा सलमान शाह साहब से। वो नारे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, यकीनन वो आप भी पढ़ते होंगे और आप तक भी पहुंचती होंगी। वो नारे कुछ इस तरह के हैं: सोवियत यूनियन को हमने मारा है, अमेरिका की शिकस्त यकीनी है, हम अमेरिका को मारेंगे, अफगानिस्तान वहां पे उसका फ्यूचर क्या होगा ये भी हम तय करेंगे, इंडिया से अगर कोई इकोनॉमिक असिस्टेंस या एड अफगानिस्तान को जाती है तो भी हमारे कंसर्न्स हैं। सलमान शाह साहब, अगर जंग हकीकतन मुसल्लत हो जाती है, हमारी मईशत किस हद तक हम तैयार हैं, हमारी इकोनॉमी किस हद तक हमारा साथ देगी अगर हम लड़ने चल पड़ते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में, और उसके बाद अगर इंडिया भी बॉर्डर्स हॉट करता है और हम अमेरिका से हर तरह की इमदाद भी जाहिर है कि हमारी अना हमें रोकती है, तो हमारी इकोनॉमी किस हद तक हमें सपोर्ट करेगी? इसका जवाब दीजिए। देखें, आपने बड़े गहरे सवाल पूछे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2011 के एंड पे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं स्टैगफ्लेशन, कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगनेट कर रही है, 2-2.5% पे आ चुकी है, और इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट्स में है। इस वक्त तकरीबन 40% के करीब पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं उनमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग है, इतने ज़्यादा नुकसान है कि वो अब आपका मजमूई तौर पे ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के जो डेफिसिट्स हैं वो तकरीबन आपके डिफेंस बजट के करीब पहुंच रहे हैं, और ये जो लीकेज है ये भी आपकी इकोनॉमी को नीचे की तरफ धकेलती है। डिफेंस बजट जिसका भी आपने बात की, ये 5.75 बिलियन USD डॉलर्स है हमारा डिफेंस बजट, कोई 5.75 बिलियन डॉलर्स इस साल का, वेयरएज अमेरिका का 700 बिलियन है। सो अब मुझे बताइए कि अगर कोई जिस तरफ हम ख्वाहिशात सुनते हैं अमेरिका से बराह रास्त जंग की, हमारी इकोनॉमी, ये मेरा सवाल है, कितने दिन हमें सपोर्ट करेगी? देखें, एक चीज़ ये है कि अमेरिका के साथ जंग जो है वो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दैट विल मीन अ टोटल फेलियर ऑफ आवर डिप्लोमेसी। मैं समझूं कि हमारी इकोनॉमी, फिर आप ये कह रहे हैं इकोनॉमी की बात नहीं है। अगर हम चीन भी हों तो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो जंग इज नॉट द सोल्यूशन। जी, चाइना इज सेकंड बिगेस्ट स्पेंडर, उनका भी 119 बिलियन डॉलर है 200 इंक्रीज के बाद। उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटरेस्ट हम छोड़ दें और एक कोने में जाके बैठ जाएं और कहें कि अमेरिका जो है जो मर्जी चाहे यहाँ कर ले। नो। आबदा हुसैन साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर कोई ऐसी पॉसिबल हम बड़े कॉन्फ्लिक्ट की जानिब चल पड़ते हैं तो दुनिया में, हम जो ख्वाहिशात, इमोशंस की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे तसव्वुरात ये हैं कि चीन भी हमारे साथ आ जाएगा, मुस्लिम दुनिया हमारे साथ शायद खड़ी हो, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसमें हमारी पोजीशन कितनी मजबूत है? अगर हम किसी मिलिट्री एडवेंचर में फंस जाते हैं
तो मैं समझती हूँ टोटली आइसोलेटेड होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया की रियासत हमारे साथ होके और जंग में हमारा मुलव्वस हो। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के साथ हम सर्द महरी रखें, हिंदुस्तान के साथ हम गर्म जोशी के ताल्लुकात बनाएं और अफ़गानिस्तान के साथ हम हर तरीके से जो वहाँ पे हुकूमत है उससे तावन करें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। तो ये भी एक बहुत टॉल ऑर्डर है, लेकिन हिंदुस्तान वैसे मान जाता है अमेरिका की बात जिस वक्त ईरान गैस पाइपलाइन, ईरान के बारे में हम मान जाते हैं जो कि हमें नहीं मानना चाहिए, और हिंदुस्तान भी बात मान जाता है अमेरिका की। हिंदुस्तान के बारे में कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। इक्तिसादी कैपेसिटी और डिप्लोमेटिक कैपेसिटी और हमारी दिफाई कैपेसिटी यकसा हो, एक आवाज़ से हुकूमत के तर्जमान बात करें। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि डिप्लोमेसी एक ऐसा शुबा है जिसमें खोखलापना जो है वो फ़ौरन भांप लिया जाता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये समझ लेना चाहिए है कि हम ऐसे लोग आगे करें जिनमें ज़ाती झोल भी ना हो और जो अयारी मकारी को अहलियत ना समझने लगे। जनरल साहब, आपसे सवाल करूंगा कि कहा यह जाता है कि अफगानिस्तान में जो गुरिल्ला वॉर जारी है, तालिबान की तो कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, उनके तो कोई मिशंस नहीं है, उनको तो कोई इकोनॉमी की परवाह नहीं है, उनके पास कोई डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, उन्होंने नाको चने पहले भी चबवाए हैं, वो नाको चने अब भी चबवा रहे हैं, वो लड़ सकते हैं और अमेरिका की फौज को उन्होंने बेबस करके रख दिया है, तो हम भी लड़ लेंगे। जनरल साहब, मेरी तरफ से जाके ग्राउंड पे आपकी फोर्सेस ने लड़ना है, आपने लड़ना है, आप बताइए हम किस हद तक तैयार हैं? अफगानिस्तान में ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले ग्रेट ब्रिटेन ने ट्राई किया, वो नाकाम हुए। जब रशिया ने ट्राई, सोवियत यूनियन ने ट्राई किया तो वो नाकाम हुए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दिलाने में, जहाँ पाकिस्तान का मेजर रोल था, हमारे साथ पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे साथ खड़ी। तो जहाँ तक लड़ने का ताल्लुक है, लड़ हम लेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें बड़े क्लियर होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान पहले भी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयार हैं, और वो तैयार इस तरीके से हैं, अगर आपको याद हो तो तकरीबन 2 साल कबल जनरल कियानी साहब ने ब्रसल्स में नेटो कमांडर्स की चीफ्स की कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा क्लियरली एक स्ट्रेटजिक एक्सपोजे दिया था, और उस वक्त दुनिया को पहली दफ़ा समझ आई थी कि पाकिस्तान का व्यू पॉइंट क्या है और पाकिस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि हमें हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी उस तरफ कदम लेती है। लेकिन पाकिस्तान ये भी बड़ा क्लियर है कि हमारे पाकिस्तान को ख़तरात कहाँ से हैं। जब खुदा न खास्ता जंग हुई और इस जंग में हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर दोनों इन्वॉल्व हो गया, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। नंबर 1, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जंग जब होगी तो किसके खिलाफ होगी। ये जंग वेस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका के खिलाफ होगी, जो एक तरफ हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगे और दूसरी तरफ जो उनके अफगान फोर्सेज अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। इतनी बड़ी जंग लड़ने के लिए अफवाज पाकिस्तान की तैयारी इतनी है जितनी हमारी पाकिस्तान कौम की है। वो कोई भी कौम, कोई भी फौज अपनी कौम की सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ सकती। यानी मैं अगर नटशेल में जनरल साहब बात करूं तो हम जंग लड़ने की पोजीशन में फिर नहीं मुझे नजर आते। आपके जवाब से तो मुझे लग रहा है कि देखिए, जंग लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर प्योर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग है हम लड़ लेंगे, अफगानिस्तान की जंग है हम लड़ लेंगे। लेकिन जब अफगानिस्तान हिंदुस्तान मिल के पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की बैकिंग के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आएगा तो फिर हम नहीं लड़ सकते। आप पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो कभी रूस से नहीं मिल सकते, उन्होंने अमेरिका से मिलना था। हम 2 साल पहले महकमा खारजा क्या कर रहा था? नेटो कमांडर्स के साथ तो पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स ही बात कर सकते हैं। आपने कहा कि जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं होती, तो फिर हमारे ये शुमारी इलाके जात में जंग को आपने क्यों किसी मसले का हल समझा? देखिए, ये लीडरशिप का काम है। ऐसा क्यों है सर कि जब मुल्क टेक ओवर आपने करना होता है उस वक्त तो किसी से नहीं पूछते आप? अमेरिका जो करना चाहता है वो करेगा, हम लोगों ने सिर्फ कंप्रोमाइज ही करना है। देखिए जी, मैंने अर्ज की कंप्रोमाइजेज
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कोल्ड वॉर, अफगान वॉर, आफ्टर 9/11 2001। कोल्ड वॉर के दौरान सीटो और सेंटो जैसे मुआहदे जो कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने की शर्त से मुंसलिक थे, उस पर दस्तखत करने के बाद दिफाई और इक्तसादी हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान की काफी मदद की, मगर 1971 की जंग के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हो गए। उसके बाद 1979 में शुरू होने वाली अफगान वॉर में पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के काफी नजदीक आए और बहुत से मामलात में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। सोवियत यूनियन की तकसीम होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से एक दफा फिर मुंह मोड़ लिया और प्रेस्लर तरमीम के तहत 1990 में पाकिस्तान पर इख्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। पाक इंडिया कारगिल वॉर और 28 मई 1997 के किए गए एटमी धमाके पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद तनाव का बायस बने। 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के करीब होने वाले वाक़े ने एक दफा फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन और एक दूसरे के साथ चलने के मौके पैदा किए। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काफी इमदाद दी, मगर इसके नतायज अच्छे नहीं निकल सके। जी डॉक्टर साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात की जो बुनियाद है, कहा जाता है कि मई 1950 में लियाकत अली खान जब गए अमेरिका तो वहाँ से बिगनिंग होती है। गो के 48 में पहला कैरियर डिप्लोमेट कराची इनका आया और 49 में आपको याद होगा कि इंडिया ने जाने से इनकार कर दिया था अमेरिकन इन्फ्लुएंस में और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ वो चले गए थे बाद में। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात की जो बुनियाद है उसकी जो नौयत है वो इंडिया भी उसमें फैक्टर है कि इंडिया जो उस वक्त उसने अमेरिकन कैंप में नहीं गया तो हम अमेरिकन डिपेंडेंस और हमारी को ज़्यादा गहरी होगी। अगर वो चला जाता तो शायद हमारा यानी मुख्तलिफ होता और इंडिया के साथ भी ताल्लुकात हमारे मुख्तलिफ होते। आप इसको कैसे वजाहत करेंगे? असल में बात यह है कि मेरा ख्याल है कि कैनवस जो है या दायरा जो है वो इससे बहुत वसी है। हम जो है वो कौन कहाँ गया और कौन आया और इसका असर होता है थोड़ा सा, और हुआ भी कि वो अमेरिकन डिप्लोमेट आया तो उसने अमेरिका ने एड वगैरह दी पाकिस्तान को, तो लियाकत अली खान साहब गए क्योंकि नेहरू साहब को अमेरिका ने जो है इनविटेशन दी वहाँ आने की, तो पाकिस्तान फेल्ट वेरी स्लाइटेड, इनको बड़ी समझा कि हमारी बेइज्जती है, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो फिर इन्होंने रूस से एक जो है वो इनविटेशन मंगाई। पाकिस्तान के आप ये भी ख्याल रखें कि पाकिस्तान की फ्यूडल, ब्यूरोक्रेटिक, मिलिट्री और कैपिटलिस्ट जो लीडरशिप थी वो कभी रूस से नहीं मिल सकते, उन्होंने अमेरिका से मिलना था, चाहे नेहरू साहब होते या ना होते। आबिदा हुसैन साहबा, एक जनरल साहब की गुफ्तगू सुन के इन्होंने कहा कि अभी 2 साल पहले जनरल क्यानी की मुलाकात जब हुई ब्रसल्स में तो उनको नाटो को और वेस्ट को पहली दफ़ा पता चला कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है। 2 साल पहले पता चला उनको, जनरल क्यानी साहब ने बताया। आप लोग क्या कर रहे थे? हम 2 साल पहले महकमा खारजा क्या कर रहा था? जब नेटो कमांडर्स के साथ तो पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स ही बात कर सकते हैं। हाल ही में जो हमारे सफीरों की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सफीरों ने मजमूई तौर पे बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपनी अग्रेसिव पोस्चरिंग को मेंटेन रख सकें। जी मेरा सवाल जो है वो आबिदा साहब से, हम अमेरिका के बजाय हमारी जो रिलेटिव पार्टनर्स है इस पे डिफेंड कर ले, हमारे हम एक रिलेटिव एंड इंडिपेंडेंट
रिलेशन इनके साथ हो जाए तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? रीजनल ब्लॉक की बात करें, रीजनल पावर की बात। बुनियादी तौर पे इन नौजवान ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। मैं ये समझती हूँ दयानतदारी से कि हमें सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि डिप्लोमेटिकली हम अमेरिका को कैसे कन्विंस करें कि ये हमारी लाइफलाइन है। अगर आप हमारी लाइफलाइन के ऊपर बैठोगे तो हम भी आपकी लाइफलाइन, आपके ट्रुप्स की लाइफलाइन पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये ज्यादा देर हम सस्टेन नहीं कर सकते कि हम नेटो टैंकर्स को थ्रू ना करें। अलबत्ता इस वक्त हमें तमाम तर फोकस इसी की तरफ, हमारी सियासी अस्करी क़यादत और अवाम पाकिस्तान की आवाज़ को इस तरफ ही जाना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत करें खुल के, तो आपको चाहिए कि आप हमें इजाज़त दो कि हम ईरान के साथ भी खुल के तिजारत लें। मेरा डॉक्टर सलमान शाह से क्वेश्चन है। देखिए, आप कह रहे थे कि मतलब हमें जंग नहीं करनी, सोचना नहीं चाहिए। इवन अमेरिकन जो नेशन है वो अभी तक हम लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, ठीक है। हम लोगों को बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तान में उसको बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है अमेरिका में, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सो वर्ल्ड ट्रेड की वजह से, ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो है केस, मतलब 85 इयर्स की उनको जेल है, और रेमंड डेविस के अगेंस्ट उनसे क्यों मतलब एक्शन क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट? पार्टर क्यों नहीं किया? देखिए, जो डिप्लोमेसी की बात अभी चल रही थी कि जंग नहीं हमने करनी, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको हमने प्रोटेक्ट भी करना है। जनरल साहब से तो वो क्वेश्चन करते हैं, वो यूनिटी के बगैर नहीं आ सकता। जो सवाल किया स्टूडेंट ने, मेरा ख्याल है वो जनरल साहब से हम सवाल करते हैं। आफिया सिद्दीकी जनरल साहब बहुत पॉपुलर, आपको पता है, ये एक सेंटिमेंट है कि उसको आप उस पावर स्ट्रक्चर में शामिल थे जिसने जो हमारी तारीख लिखी 9/11 के बाद, आप उस टीम का हिस्सा थे। तो फरमाइएगा कि यहाँ पे अमेरिकन क्या, आपने कभी ये इशू इस तरह का रेज किया आफिया सिद्दीकी का? प्रॉब्लम यह है जी कि आफिया सिद्दीकी को तो हमने दे दिया, अच्छा नहीं किया, गलत काम किया। जो बच्ची ने पूछा था वो बात ये थी कि हम रेमंड डेविस को क्यों नहीं रोक सके। यहाँ पे हमने दूसरी बड़ी गलती की, हम उस वक्त अपने प्रेशर में नहीं आते। प्रॉब्लम यह है कि सबको समझना चाहिए कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने स्टैंड से थोड़ा सा पीछे हटते हैं, तो फिर उसके बाद पीछे कहाँ तक जाते हैं उसका रुकना वो बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। अब ये आके जब ये 26 हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो यहाँ पर आके हमने कंप्रोमाइज़ रोका है, इतना बड़ा नुकसान उठाने के बाद। अगर हम ये रेमंड डेविस के मसले पर कंप्रोमाइज़ ना करते, दो एक मुश्किल काम था उस वक्त जितना हम पे प्रेशर था, तो आफिया सिद्दीकी तो शायद हमें वापस ना मिलती, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया गया है ये भी ना होता। लेकिन जनरल साहब, क्या वजह है कि आखिर ये कंप्रोमाइज़ की जिसने आपने बात की कि वो कंप्रोमाइज़ होते हैं और हम पीछे हटते हैं, वो पीछे मैं तो नहीं हटता, पीछे लोग तो नहीं हटते, पीछे तो वो हटते हैं जो कमांड कर रहे हैं हमें, जो हमें लीड कर रहे हैं। आप लीड कर रहे हैं। आपने कहा कि जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं होती, तो फिर हमारे इलाके जात में जंग को आपने क्यों किसी मसले का हल समझा? कि आप वहाँ आप उनसे आर्गूमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए आप लोगों ने आर्गूमेंट नहीं किया क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ अमेरिका का प्रेशर था कि आप लोग खुद नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि आपके मुल्क में कौन गलत है कौन सही है, कि दूसरे लोग आगे हमें बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, ये जो अभी ओसामा बिन लादेन का मर्डर हुआ है, हमारे ही इलाके में आके उन लोगों ने क्या कहते हैं एक किस्म की जंग की है। ये तो एक हमें सरेआम नज़र आता है कि वो जब दिल चाहे वो हमारी सरहद में आ सकते हैं। वो हक क्यों दिया गया, किसने दिया? जब कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार हो जाते हैं तो उसकी फिर वो हद बड़ी मुश्किल है डिटरमिन करने कहाँ पे आप आके रुकें। ओसामा बिन लादेन का जो केस हुआ आप सबके सामने है, हम भी यहाँ मौजूद थे, बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान के अंदर आके ये काम कर गए। क्लैरिटी क्यों नहीं आती, सच फिर क्यों नहीं बोला जाता? अगर हमारी नहीं है ताकत, हम नहीं उस तरह से सारी दुनिया से लड़ सकते, तो एम्बिशंस को कंट्रोल फिर कैसे किया जाए? देखिए जी, लीडरशिप का काम है, ये मेरा या आपका काम नहीं है। लीडरशिप का काम है कि वो पहले अपने साथ सिंसियर हो। ऐसा क्यों है सर कि जब मुल्क टेक ओवर आपने करना होता है उस वक्त तो किसी से नहीं पूछते आप? मुल्क जब टेक ओवर करते हैं जी आप लोग, हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। जब मुल्क टेक ओवर करती है फौज,
तो उस वक़्त सब लोग हमारे साथ होते हैं, सारी पाकिस्तान की कौम उस वक़्त खड़े होकर हमारे साथ होती है। आप इनके सामने खड़े हो, हम तब भी आपके साथ हो। आप 99 का वो अगर सीन याद करें तो उस वक़्त सियासी जमातों ने बड़ी बुलंद आवाज़ में ये नारे लगाने शुरू कर दिए थे कि भाई फ़ौज क्यों नहीं आ रही, ये फ़ौज मुल्क तबाह हो जाएगा तब आएगी। सर वही ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत वही ग्रुप ऑफ पीपल है जो आज आपको उकसा रहा है कि आप अमेरिका से लड़ें। अब उनकी बात नहीं मान रहे आप जी। अगर कौम चाहेगी अमेरिका से लड़ना तो मैंने आपसे पहले अर्ज की थी फौज लड़ जाएगी। लड़ना मेरा ख्याल है एक ज़्यादा अक्लमंदी का काम नहीं है। हर लड़ाई से बचना इस तरीके से कि हमारी अपनी इज़्ज़त नफ्स भी कायम रहे, हमारे मकासद भी हासिल हो जाएं, अक्लमंदी दरअसल इसमें है। क्वेश्चन से तो ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट नहीं है, वो एक अमेरिका के इम्पेरियलिस्ट स्टेट है, अमेरिका की एक कॉलोनी है। अमेरिका जो करना चाहता है वो करेगा, हम लोगों ने सिर्फ कंप्रोमाइज़ ही करना है। देखिए जी, मैंने अर्ज की कंप्रोमाइजेज, आपने कंप्रोमाइज अभी ये जब ये सलाला का इंसिडेंट हुआ है तो जब बहसीत कौम पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया है, कंप्रोमाइज करना बंद कर दिया है, तो भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया और अमेरिका आपकी ताकत को समझ रहे हैं। कैन वी सर्वाइव विदाउट द अमेरिकन एड? कोई हुकूमत नहीं आई सिविल और मिलिट्री जिसने कहा हो कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। रिलेशन इज नॉट ऑलवेज कि हम लोगों को हमेशा उनसे हार्म ही मिलता है, गलती ही मिलती है, ब्लेम्स ही मिलते हैं। रिलेशन इज समथिंग अबाउट ऑल्सो बेनिफिट्स। क्या हमें कोई अभी तक बेनिफिट मिला है उनसे? नो, अ वेरी बिग नो। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत अच्छी ना थी। इसलिए पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बैरूनी इमदाद का सहारा लेना पड़ा, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था। 1947 से लेकर आज तक तकरीबन $7 बिलियन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को इमदाद दी गई, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा 9/11 2001 के बाद पाकिस्तान आया। दूसरा बड़ा हिस्सा अफगान वॉर में पाकिस्तान को मिला। अफगान जंग में पाकिस्तान को 1981 से 1987 तक $1.62 बिलियन इमदाद मिली। 1988 से 1993 में $2.28 बिलियन इमदाद मिली। 2001 से 2007 तक $3.6 बिलियन की इमदाद दी गई। पाकिस्तान की मईशत को 64 सालों में अमरीकी इमदाद बंद होने से तो शायद फर्क नहीं पड़ा, मगर अमेरिका की तरफ से लगाई गई इक्तिसादी पाबंदियों ने हमें आज तकरीबन $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, जो अमेरिका की दी हुई इमदाद से 3 गुना ज्यादा है। क्वेश्चन सर मेरा डॉक्टर सलमान साहब से है कि कैन वी सर्वाइव विदाउट द अमेरिकन एड? देखिए, अमेरिकन एड के बगैर तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। इशू ये नहीं है कि अमेरिका हमें $1.5 बिलियन या $500 मिलियन सालाना की एड देता है, तो वो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी उसकी नहीं है अहमियत। असल चीज़ है कि ये एक ग्लोबल सिस्टम है कि ट्रेड अगर करनी है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में और हम पे सैंक्शंस लग जाती हैं जिस तरह ईरान पे लगती जा रही हैं, तो फिर बहुत मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान में। मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द US एंड पाकिस्तान रिलेशंस। रिलेशन इज़ नॉट ऑलवेज कि हम लोगों को हमेशा उनसे हार्म ही मिलता है, गलती ही मिलती है, ब्लेम्स ही मिलते हैं। रिलेशन इज़ समथिंग अबाउट ऑल्सो बेनिफिट्स। क्या हमें कोई अभी तक बेनिफिट मिला है उनसे? आज हमारी उनके साथ जंग हो जाती है, जस्ट येस और नो। क्या हम अपना एटॉमिक जो पावर है वो हम अमेरिका के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं या नहीं? जस्ट येस और नो। एक अमेरिकन सफारतकार ने भी मुझे एक बात की थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जिस्म ठंडा हो गया था जब उसने मुझसे ये कहा। और आज से 13 साल पहले उसने ये कहा कि एम्बेसडर, the way you guys are going, you know, you breed like flies and there will always be a danger that you will die like flies. जज्बा बहुत अच्छी चीज़ है,
और जवानी में ही जज्बा होता है, लेकिन उस जज्बे के साथ, जोश के साथ होश भी होना चाहिए। आप बेनिफिट्स की तरफ आइए, वो जो क्वेश्चन आपसे था। आपका जो सवाल है कि आया हम एटमी हथियार अमेरिका पे फेंक सकते हैं, तो उसका नेट जवाब है नो, अ वेरी बिग नो। दूसरा जो आपका था सवाल का हिस्सा कि आया हमें कोई अमेरिका से फ़ायदा हुआ है, तो मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका हमें मुफ्त पैसे देता रहा है। उनकी उस मुफ्त पैसे देने की कुछ शराइत ज़रूर रही हैं, लेकिन अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा मुफ्त पैसे देने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका के साथ हम टकरे लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे जो पैसे वो हमें देते हैं हम ले ज़रूर लेते हैं। कोई हुकूमत नहीं आई, सिविल और मिलिट्री, जिसने कहा हो कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए हैं। कोई हुकूमत नहीं आई है जिसने कहा हो कि हम आपकी टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा कर सकते हैं। और एंड में मैं आपसे ये कहूँ बीबी कि हमारा बदनसीब मुल्क, छठी बड़ी रियासत है दुनिया में, हमारी आबादी, हम आज तक इंजन नहीं बना सके। और हमारी ज़हनी कैफियत इतनी मुतज़ाद है कि लास्ट टेलीविज़न प्रोग्राम मैंने एक इस्लामाबाद के तालीमी इदारे में किया, तो एक नौजवान जिसने सबसे अग्रेसिव, सबसे तल्ख, एंटी अमेरिकन सवाल पूछा था, जब मैं बाहर जा रही थी और अपनी गाड़ी में बैठने लगी, तो वही नौजवान मेरे पास आया और मुझे कहता है कि आबिदा हुसैन, आप मुझे अमेरिका का वीज़ा लगवा के दे सकती हैं। तो इसलिए हम अपनी ज़हनी कैफियत को दुरुस्त करें। आप कैसे हमें ये यकीन दिलाएंगे कि हमारी एयर स्पेस की और हमारी जानों की वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाए? कमजोरियां हैं हमारे अंदर की, हमें उनको दूर करना चाहिए। चीन और मुसलमान दूसरी रियासतें हमारी खातिर अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ेंगी। जंग में जाने का मतलब क्या है? हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम इमीडिएटली गिर जाएंगे। ये वो सितारे उन हाथों में उतरते हैं जो हाथ मेहनत करते हैं। अमेरिका दुनिया की बड़ी फौजी ताकत है और उसके फौजियों की तादाद तकरीबन 14,50,000 है। अमेरिका का दिफाई बजट दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट है, जिसका कुल तखमीना $700 बिलियन सालाना है। और ये दिफाई बजट अमेरिका के बाद समझी जाने वाली 17 कुव्वतों के बजट को मिला भी लिया जाए तो उनसे भी ज्यादा है। चाइना का दिफाई बजट $119 बिलियन, बरतानवी दिफाई बजट $59.6 बिलियन, फ्रांस का दिफाई बजट $59.3 बिलियन, रूस का दिफाई बजट $58.7 बिलियन, जापान का दिफाई बजट $54.5 बिलियन है। सऊदी अरब का दिफाई बजट $45.2 बिलियन है। जर्मनी का दिफाई बजट $45.2 बिलियन, इंडिया का दिफाई बजट $41.3 बिलियन है। इटली का दिफाई बजट $37 बिलियन, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान का दिफाई बजट सिर्फ $5.75 बिलियन है, जो हमारे रवायती हरीफ इंडिया से भी 8 गुना कम है। और हमारी अफवाज की तादाद 6,17,000 है। और इन सब के बरअक्स हम दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत है। मेरा क्वेश्चन है सैयदा आबिदा हुसैन से। आपने अभी कहा कि जो यूथ है वो इमोशनलिज्म की तरफ बहुत जा रही है और काफ़ी इमोशनल है, तो इस एरा में जब हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है, तो आप सब लोग यूथ से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कौन से ऐसे स्टेप्स ले जिससे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और फ्रस्ट्रेशन कम हो? इमोशनल होना तो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। देन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल है कि हम फ्रस्ट्रेशन से निकल सकें इस एरा में, कॉम्प्लिकेटेड एरा में? किसी ज़माने में मैं भी आपकी उम्र की थी, तो मुझे तो महसूस होता था कि दुनिया जो है वो भलाइयों से भरी हुई है और मैंने उन भलाइयों में इजाफा करना है।
तो ये यूथ का प्रिविलेज होता है कि हम रोशन दिमाग होते हैं और रोशनी देखते हैं और रोशनी की तरफ चलते हैं। फिर फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, सेटबैक्स होते हैं। मसलन मैं आपकी उम्र में थी तो पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और एक दिन आया कि मशरक़ी पाकिस्तान ना रहा, और इतनी बड़ी उस वक़्त फ्रस्ट्रेशन थी, इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि आज से बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर उससे पाकिस्तानियों ने, नौजवानों ने भी, अधेड़ उम्र के लोगों ने भी हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल बाद आज पाकिस्तान का वजूद ये है कि हम दुनिया की एक बहरहाल ऐसी कुव्वत बन गए हैं कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे पहले हमने ये सोचना है कि हमने अपने तालीम को कम्पेटिटिव बनाना है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी यूथ पहले ये समझ ले कि दुनिया में सबसे पॉपुलेशन, जो यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वो पाकिस्तान है। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, और उन चीज़ों पे आप काम करें। जैसे कि मैम ने कहा कि जब मैं भी आपकी उम्र में थी तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि भलाई है और मैं भलाई और पैदा करूंगी। तो उस ज़माने में जो है पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, तो क्या हम भी ये सोचना बंद कर दें कि ताकि कल को पाकिस्तान फिर 2 लख्त हो जाए, यानी कि बलूचिस्तान अलहदा हो जाए? बड़ी खुशी है मुझे बीबी बच्ची मेरी कि आपने ये इतना संजीदा सवाल किया है और अहम सवाल है। बलूचिस्तान में कुछ हमने ज़रबे लगा रखी हैं, ज़ख़म वहाँ पे हमने पैदा कर दिए हैं और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा फरीज़ा है कि हम सिर्फ बलूचिस्तान पैकेज का ज़िक्र न करें, बल्कि हम बलोचों की जो शिकायत हैं उनको जल्द अज जल्द दूर करें और जो हमने ज़ख़म वहाँ लगा दिए उनको हम भरें और पाकिस्तान को हम इस तरह से मुत्तहिद करें कि पाकिस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आया था 91 में, तो उसने ये कहा था कि पाकिस्तान को मेरी मोहर की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान है। लास्ट कमेंट लें अपने जो हमारे गेस्ट हैं। मैं जनरल साहब आपसे सवाल करता हूं कि हमारा जो फेथ है आर्म्ड फोर्सेस पे, वो यकीनन है, बहुत ज़्यादा है। गो के बहुत वायलेशंस हो गई, हमारे दिल दुखे हुए हैं। आप कैसे हमें ये यकीन दिलाएंगे कि हमारी एयर स्पेस की और हमारी जानों की वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी? अफवाज पाकिस्तान, जिसमें लैंड फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी, ये आप में से हैं। 10-15 हज़ार रुपए के लिए 8,000 फुट की बुलंदी पर बर्फ़ में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बैठना इतना आसान काम नहीं है। अगर वो वहाँ बैठे हैं, अगर वो जाने दे रहे हैं तो किसी जज्बे के तहत दे रहे हैं। प्लीज़ हैव फेथ इन देम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ताकत है। आप अपने बारे में किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हमें शिकार नहीं होना चाहिए। कमज़ोरियाँ हैं हमारे अंदर की, हमें उनको दूर करना चाहिए। बेगम साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि उन तमाम अफराद को, उन तमाम ग्रोहों को, उन तमाम जमातों को आप क्या कहेंगी जिनका आज फोकस ये हो चुका है कि हमें किसी भी कीमत पे अमेरिका से जंग लड़नी है और चीन और मुस्लिम दुनिया वो छलांग मार के हमारे साथ अखाड़े में आएंगे और अमेरिका के साथ वो हमारे साथ शाना बशाना लड़ेंगे? मैं तमाम ऐसे सोचने वाले हम वतनों को ये कहूँगी कि ये एक आइसोलेशनिस्ट मेंटालिटी वाली की सोच है। कोई भी अपनी जाने दाव पे नहीं लगाता किसी और के लिए। तो खुदा न खास्ता अगर हम अमेरिका के साथ किसी जंग में कूद पड़े तो हम मैं समझती हूँ कि तन्हा होंगे। चीन और मुसलमान दूसरी रियासतें हमारी खातिर अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ेंगी। उनके अपने वजूहात हों तो अपने वजूहात। डॉक्टर साहब, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए दुनिया में और कौन कौन आएगा? कौन से मुस्लिम ममालिक होंगे जो हमें पैसा देंगे? चीन कितना पैसा देगा? और हमारे अपनी इकोनॉमी के लिए क्या सूरत हाल होगी? जंग में जाने का मतलब क्या है? देखिए, जंग में जाने का मतलब ये है कि आप आइसोलेट हो जाएंगे इकोनॉमिकली, और वो हमें नहीं होना चाहिए। दूसरी साइड पे ये भी है कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम इमीडिएटली गिर जाएंगे। हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और अपनी जो पोजीशंस हैं उनको बनवाना चाहिए डिप्लोमेटिकली, और हमारा इतना असर रसूख बन सकता है क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको बुलाया नहीं जा सकता। अगर हम जंग में जाएंगे तो मैं इनको गारंटी से कहता हूँ
कि इनके पास कोई जॉब नहीं होगी और ये वो जैसे कहते हैं ना कैनन फॉडर बनेगी और यहाँ पे टेररिज्म जो है वो बहुत एक्सप्लोड करेगी। सो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। दुनिया की हम छठी सबसे बड़ी मुल्क हैं, हमें चाहिए कि हम दुनिया का छठी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बने और उसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। आपसे मैं बिफोर आई फॉर्मली क्लोज द शो, मैं आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की एक किताब में लिखा एक वाक़या, और उस वाक़े में उन्होंने बताया कि वो चाइना गए किसी दौरे पे और जब वो कहते हैं मैं खेतों से किसी गुजर रहा था और ट्रांसलेटर ज़ाहिर है साथ था, वक्त था, तो एक बच्ची 11 साल की खेतों में काम कर रही थी, वो गोडी जिसे कहते हैं। मैंने उसको देखा, उसके हाथ देखे तो उसके हाथों पे छाले थे। उस 11 साल की बच्ची जो खेत में काम कर रही थी उसके हाथों में छाले थे। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने उससे ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो कि ये छाले क्या तकलीफ़ देते हैं। तो उस 11 साल की बच्ची का जवाब ये था कि मेरी माँ ने मुझे ये बताया है कि मेरे ये हाथ पे जो छाले हैं ये वो सितारे उन हाथों में उतरते हैं जो हाथ मेहनत करते हैं। ख्वाहिशात हम सब की शायद एक हो, लेकिन हकीकतों को देखने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।